अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बजट के आदादो शुमार पर हुकूमती अरकान की तारीफों और अपोजिशन की तनकीद का सिलसिला जारी है। सारी अपोजिशन मुत्तहिद न होने के बावजूद बजट की मंजूरी रोकने के लिए मुत्तहिद दिखाई देती है, जबकि हुकूमत पुरअज़्म है कि बजट आसानी से पास करवा लिया जाएगा। आदादो शुमार के इस गोरख धंधे और लफ्जों की इस जंग में आम आदमी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि इस बजट के नतीजे में आखिर उसकी जिंदगी कितनी आसान हुई है और जरूरियात जिंदगी की खरीदारी में उसको कितना रिलीफ मिला है या मिलेगा। ऑन पेपर्स बजट के नंबर्स तो ठीक दिखाई देते हैं, लेकिन ये खदशात जरूर मौजूद हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोलियम लेवी की मद में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसका इशारा शौकत तरीन साहब भी दे चुके। दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में इजाफा भी फिलहाल मौखर किया गया है। अगर खुदाई मदद हुकूमत को ना मिली तो पेट्रोल बम गिराना और बिजली के निर्ख बढ़ाना नागुज़ीर होगा। ऐसी सूरत हाल में सारा बोझ एक बार फिर अवाम के कांधों पर आन पड़ेगा। इन खदशात की रोशनी में ये बजट कितना अवामी है और हुकूमत कब तक IMF के दबाव को बर्दाश्त कर पाएगी, यही सवाल आज के प्रोग्राम में रहेंगे। कितना बजट है और कितना नहीं है। जो मेहमान आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे, माहिर माशियात डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। जानने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ से जो आवाज़ें हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से उठ रही हैं, उनके नुक्ता नज़र से नहीं बल्कि अवाम के नुक्ता नज़र से आखिर इस बजट में क्या है। हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे सदाकत अली अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब हमारे साथ होंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैदर जमान कुरैशी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज करेंगे डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। कल से बजट आने के बाद हुकूमत और अपोजिशन जो कह रही है उस पर बाद की बात है। आपके ख्याल में रियलिस्टिकली देखा जाए एक बेहतरीन बजट सामने रखा गया है, हर तबके के लिए इसमें कुछ ना कुछ है, या सिर्फ फील गुड बजट कहेंगे? आपकी इस पे ओपिनियन क्या है? कनेक्शन का प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब क्या आप मुझे सुन सकते हैं? डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब से दोबारा राब्ते की कोशिश करते हैं ताकि इसको समझ सके। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ लाउड एंड क्लियर। जी बिल्कुल। जी बहुत शुक्रिया सर। ये फरमाइएगा कि गुज़िश्ता रोज शहबाज शरीफ साहब जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने बजट पर यह कहा कि हुकूमत ने जाली आदादो शुमार सामने रखे हैं। हमेशा ये होता रहा है, एक हमारी रिवायत है कि अपोजिशन हमेशा ही बजट को मुस्तरद कर देती है। कोई सॉलिड ग्राउंड्स हैं या बस वो रिवायतन ही आप लोगों ने नारे लगा दिए और कह दिया सब कुछ फज है? कोई तैयारी अपोजिशन की अपनी नहीं थी कुछ सामने रखने को? देखिए आयशा बख्श, बात यह है कि नारे तो उन्होंने लगाए हैं जिन्होंने ये कहा है। वज़ीर ख़ज़ाना के अल्फाज ये हैं बजट पेश करते हुए कि ये खुशहाली का बजट है। अगर ये खुशहाली का बजट है तो बदहाली का बजट कैसा होगा? मैं तो ये हैरान हूँ कि किस तबके को इन्होंने कोई रिलीफ दिया है। मुझे ये फरमाएं कि जिस हिसाब से, जिस तनासब से महंगाई हुई है, बेरोज़गारी हुई है, पिछले 3 साल में आप अंदाज़ा कर लें कि हर चीज़ की कीमत अब देखें, ये तकरीबन 1.5 से 2 गुना बढ़ गई है हर चीज़ की कीमत। यानी आप बिजली देखें, गैस देखें, अशाए खुर्दनोश देखें, पेट्रोल देखें, हर चीज़ की कीमत जो है कहाँ से कहाँ चली गई। क्या ये कि उस तनासब से इन्होंने, आप सरकारी मुलाजमीन को देख लें, पिछले साल भी इन्होंने कोई उनकी तनख्वाहों में या पेंशन में इजाफा नहीं किया। इस साल जो किया है 10%, आप अंदाज़ा कर लें कि जिस हिसाब से, जिस तनासब से महंगाई हुई है, ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात है। ये तो ये देखें, ये जाली आदाद शुमार है कि इसको खुशहाली वाला बजट ये कह रहे हैं। मैं फिर ये सवाल कर रहा हूँ कि कौन से तबके को इन्होंने कोई रिलीफ दिया है? कोई ये है कि कोई किसानों को, ये ज़राअत भी आप देख लें। हुकूमत कहती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ है, ज़राअत के अंदर ग्रोथ की बात वो कर रहे हैं, रेमिटेंसेस बढ़े हैं, टैक्स नंबर्स भी कहते हैं बेहतर हुए। अब इसके बाद अगर आप ये बात करें कि वो किस तरह के आने वाले दिनों के लिए उनको फैसिलिटेट करने जा रहे हैं, तो देखिए छोटे काश्तकार को फैसिलिटेशन दे रहे हैं, छोटे बिजनेसमैन को फैसिलिटेशन दे रहे हैं, घर बनाने के लिए आसानी कर रहे हैं। जी फरमाइए। नहीं, मुझे ये फरमाएं, मैं तो देखिए, मैं तो आप मेरा खुद
एक ज़राअत पेशा ख़ानदान से ताल्लुक़ है। मेरे हल्के में ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़राअत से ही वाबस्ता हैं, देहाती इलाका है हमारा। मुझे ये फरमाएं कि किसानों को ये है कि किस शोबे में कौन सा इन्होंने रिलीफ दिया है? कोई जो ज़री आलात हैं, ज़री मशीनरी है, क्या उसकी खरीदारी में कोई रिलीफ दिया है? क्या ये है कि बीज खाद ज़री मशीनरी की खरीदारी पर रिलीफ आया है निसार साहब? कौन सी सर ज़री मशीनरी की खरीदारी पर रिलीफ दिया है? नहीं, किसमें? मुझे आलात जो मंगवाए जा रहे हैं। नहीं, यही मुझे ये बताएं ना जी, कौन सा रिलीफ जी? नहीं, कौन सा के आलात पर है? खरीदारी में कोई रिलीफ दिया है इन्होंने जी? सर आलात के ऊपर है। नहीं, ये देखिए, आप लोगों ने बजट भी नहीं देखा होगा ना डिटेल से, इससे तो यही लगता है। एक आध कोई आइटम का जिक्र सर, पर एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ग्रोथ दिखा रही है, आपको मौका नहीं मिला देखने का। नहीं निसार साहब, अच्छा ये फरमा दीजिएगा कि जो 2.8% की ग्रोथ एग्रीकल्चर में दिखा रही है, हुकूमत कह रही है हमने अपना हदफ हासिल किया और आगे की 3.5 की रखी है, आप इसको भी नहीं तस्लीम करते? जो बम्पर क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, एक से ज्यादा बम्पर क्रॉप्स, यानी अंदाजा फरमाए। एक तरफ ये फरमा रहे हैं कि ये 2.8 ग्रोथ शो कर रहे हैं। बम्पर क्रॉप हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी चावल की फसल और गंदम की फसल बड़ी अच्छी हुई। इसके बावजूद ये है कि इंपोर्ट ये करते जा रहे हैं। अब भी कह रहे हैं कि गंदम हम इंपोर्ट करेंगे। ये बम्पर क्रॉप है, ये जो है ये ग्रोथ है। यानी ये किस तरह का, ये हम जरी मुल्क हैं ये तो, और ये मजाक नहीं है तो और क्या है? ये जाली आदादोशुमार है। अच्छा, इस पे बात कर लेते हैं। डॉक्टर सुलैरी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। सर फरमाइएगा, इस बजट को लेकर आपकी राय में अब 24 घंटे बाद कुछ ना कुछ नंबर्स फिगर्स की समझ आ रही है, पता चल रहा है बेहतरीन बजट है हर तबके के लिए, इसके अंदर कुछ ना कुछ है, या फिर सिर्फ ये कहा जाए कि फील गुड बजट है जो ऑपोजिशन कह रही है कि बस नंबर्स ऊपर नीचे किए गए हैं, नंबर्स फज्ड हैं? आपका ओपिनियन क्या है? देखिए आयशा, मेरा ख्याल है यहाँ पे हम 2-3 चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज तो ये है कि जो हुकूमत ने अपने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का तखमीना लगाया है, उसकी अप्रोच जो है वो क्या है। जो बजट में अप्रोच है वो बाजार ये लग रहा है कि इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको आसान करने की कोशिश की है शौकत तरीन साहब ने। इंडस्ट्री को, बिजनेस को, ताजरों को, SMEs को, जो छोटे और दरमियाने दर्जे के जो कारोबारी हजरात हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं तो लोगों की जो पेंशनर्स की पेंशन 3 साल के बाद बढ़ाई है, या सैलरीज में इजाफा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसपे कि ड्यूटीज जो है वो कम हुई हैं। तो ये रेवेन्यू साइड पे देखें तो इवन कई जगह पे अपने रेवेन्यू में कट लेते हुए हुकूमत ने थोड़ा सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फैसिलिटेट करने की कोशिश की। ये तस्वीर का एक रुख है। उसके साथ अगर आप दूसरा पीस जो लगाए, जो कि आपने अपने इंट्रो के शुरू में कहा कि क्या ये तो नहीं होगा कि बिजली के रेट बढ़े या पेट्रोल के रेट बढ़े, वो लामहला बढ़ेंगे। अगर आपकी इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो बढ़ेगी तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में वो ना बढ़े, क्योंकि हुकूमत जो है उसके पास जो मैक्सिमम लेवी लेने का जो इख्तियार है, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब के आखिरी बजट में उस वक्त अप्रूव किया गया था, वो 30 रुपए पर लीटर है। और वो 30 रुपए पर लीटर की लिमिट आजकल अगर मैं देखे तो आज 5 से 6 रुपए पर लीटर लेवी जो है वो ली जा रही है। तो हुकूमत ने पिछले 3-4 महीने में जो कीमतों में इजाफा हुआ उसको अब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ज्यादा हद तक अब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पेट्रोल की कीमतें, जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती चली जा रही हैं। आज उसकी कीमत $72 पर बैरल है। यही कीमत 2 महीने पहले $50 पर बैरल थी। और ये क्या तरह की जा रही है कि अगर ईरान और जो बाइडेन के दरमियान कोई डील ऐसी नहीं आती जिसकी वजह से ईरानियन सप्लाई मार्केट में थोड़ी सी ईज करे, तो ये कीमतें $100 पर बैरल पे जा सकती हैं। हुकूमत के पास इतना क्वेश्चन नहीं होगा कि वो पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाए या डीजल की कीमतें ना बढ़ाए। और उसका बजट में डायरेक्टली इसकी जिक्र नहीं होगा। बजट में लेवी, पेट्रोलियम लेवी का तो फिगर मौजूद है, लेकिन वो ओगरा और नेपरा की सिफारिशात पे बढ़ेगा। मगर सुलैरी साहब बड़ी माजरत, फिर ये तो शौकत तरीन साहब खुद भी कह रहे हैं कल से कि ये बढ़ेगा 15 से 20 रुपए पर लीटर या 20 से 25 रुपए पर लीटर तक। तो क्या फिर ये ऑलरेडी जो चीज कंट्रोल में नहीं आ रही वो फूड इन्फ्लेशन है, और आपके बिल में कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से हर चीज का रेट ऊपर जाता है, फिर इसको क्या मिनी बजट ना कहा जाए कि आने वाले चंद दिनों में ये इस तरह की चीजें हमारे सामने रहेंगी? देखिए ना आशा, इसमें 2 चीजें हैं जो खुराक की कीमतों में, कुछ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है और गवर्नेंस मेजर्स है। पिछले साल गंदम का जो रेट बढ़ा या पिछले साल चीनी का जो रेट बढ़ा, मेरे ख्याल में वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, वो गवर्नेंस के इश्यूज थे। अगर
इस साल में बम्पर क्रॉप होने के बावजूद दोबारा बढ़ता है, और वो थोड़ा सा बढ़ चुका है ऑलरेडी, क्योंकि जो आप स्पोर्ट प्राइस जब बढ़ाते हैं अंदाजी कीमत, तो ऑलरेडी 15 से 20 रुपए किलो जो है आटे की कीमत वो बढ़ गई है स्पोर्ट प्राइस बढ़ने की वजह से। अब अगर उससे भी ऊपर जाती है कीमत तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होगा। चीनी की कीमतें जो है अगर हुकूमत नहीं कंटेन कर पाती 3rd शेड्यूल में उसको रखने के बावजूद, तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर होगा। लेकिन जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं, जो इंटरनेशनल कमोडिटी अगर बढ़ती है तो आपके पास एक महदूद कुशन है जिसकी हद तक आप ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, उसके बाद आपको पास ऑन करना होगा ये इम्पैक्ट। ठीक है, तो अगर जी सुलेरी साहब ये इसके ऊपर वापस भी आते हैं, जो पास ऑन करना, और तो अभी IMF दरमियान में है, हमारे और भी मसाइल हैं जहां पे रेट फिलहाल तो मौखर किए गए मगर वो बढ़ेंगे, जैसा कि बिजली। कुरैशी साहब आपको शामिल करूंगी। आज नासिर शाह साहब बहुत बोले, सिंध से बहुत ज्यादा आवाज, बहुत तनकीद विफाक पर की गई और ये किस तरह से चलाया जा रहा है सिंध को। नासिर शाह साहब ने आज ये फरमाया कि बजट जो है ये इलेक्शन बजट है। सर, अगर इलेक्शन बजट आता है तो उसे अवाम दोस्त बजट कहा जाता है। इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी तस्लीम करती है कि PTI की हुकूमत एक अवाम दोस्त बजट जो कि इलेक्शन बजट है वो लेकर आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा, और आपने यकीनन सब दोस्त जो हैं आज बजट को ही ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि बजट कल शाम को आया और यकीनन हमारी मालियाती टीम जिसमें सलीम मांडवाला साहब हैं, मैं हूँ, हम और लोग हैं, हम इसको देख रहे हैं। दिखावे में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन उन बंडल्स ऑफ बुक्स के नीचे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे कई बारी पार्लियामेंटेरियंस भी मेहनत के बावजूद पिकअप नहीं कर पाते और वक्त दरकार होता है। और इंशाल्लाह हम कल 1 बजे इस पे अपनी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन कुछ मैं आपको चीज़ें ज़रूर गोशगुजार करूँगा। देखिए, ये जो बजट है ये आप इसको बिज़नेस फ्रेंडली या एक ख़ास बिजनेस सेक्टर्स हैं जहाँ पे इनकी ATMs मौजूद हैं और प्री लोडेड लोड मौजूद हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कुछ लोग इनके हैं जो फाइनेंसर्स थे, उनकी थी, कुछ कैपिटल मार्केट में लोग थे, उन लोगों को ज़्यादा मराहत दी गई हैं और कुछ डिस्टॉर्शंस क्रिएट की गई हैं। लेकिन कुछ अच्छे मेजर्स भी हैं और हमें खुशी है और हम उनको वेलकम भी करेंगे कि शौकत तरीन साहब जब वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे और हमारी लीडरशिप खसूसन प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब की लीडरशिप में हमने ज़राअत को और टेक्सटाइल को और एक्सपोर्ट्स को हार्ट ऑफ आर स्ट्रैटेजी रखा। और यही वजह है आयशा कि 2013 में हमने $25 अरब पे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहुंचाई थी डिस्पाइट 2 फ्लड्स, ग्लोबल रिसेशन, हाईएस्ट ऑयल प्राइसेस। और आज भी आपकी एक्सपोर्ट्स $25 अरब को 9 साल गुजर गए क्रॉस नहीं कर पाई, 21 और 25 में खेल रही हैं। ठीक है, तो ये कह देना कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। उस वक्त $100 का डॉलर था, आज 155 और 60 का है। तो ये मफरूज़ों पे बातें बहुत की गई हैं, लेकिन कुछ इंसेंटिव ज़राअत को दिए गए हैं, हम उनको वेलकम कर रहे हैं। ये वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट और वो पॉलिसीज लाने की कोशिश कर रहे हैं तरीन साहब। उनको कम वक्त मिला है शायद, लेकिन देखना पड़ेगा कि इस हुकूमत की कैपेसिटी और टीम ऑन ग्राउंड क्या है। लेकिन कुछ मेजर्स अच्छे हैं, लेकिन सबसे पहली बात जो है वो ये है कि इन्होंने कहा था कि ये टैक्स फ्री बजट है, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। तो मैं आपके प्रोग्राम में पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं कि 506 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं, जिसमें से इनकम टैक्स, फेडरल एक्साइज और सेल टैक्स की मद में 383 अरब के टैक्सेस हैं और उसके अलावा 242 अरब के एनफोर्समेंट मेजर्स के हैं, जिसे FBR की जबान में टैक्स को नोटिसेज होंगे, दबाया जाएगा और बहुत कुछ किया जाएगा। उसके बाद वो जो अब हमने कल बुनियादी रद्द-ए-अमल दिया था इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पे, आपने जो टैक्सेशन लगाई और आज हुकूमती वुज़रा जो हैं 24 घंटे अभी बजट। हाँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि वहां इन्होंने कहा था जी हम 100 अरब रुपया जो है वो वापस ले रहे हैं, लेकिन आपके इल्म में शायद नहीं है कि पाकिस्तान में 2020 में 50 बिलियन GB डाटा इस्तेमाल हुआ और ये कोविड से पहले है। और 2021 के जो है इस वक्त फिगर्स जो टेलीकॉम कंपनी से हमने कलेक्ट किए हैं वो तकरीबन 50 और 60 बिलियन GB है और हर GB पे इन्होंने ₹5 लगाया। तो इन्होंने 250 से 300 रुपया इसमें इकट्ठा करना था और ये अवाम की, गरीब की जेब पे डाका था। उसके बाद क्रूड ऑयल पे 17% लगा दिया है, जो कि इंपोर्ट स्टेज के ऊपर एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी ऑयल में। फिर जो PDL की बात कर रहे थे सुलेरी साहब, PDL
में इन्होंने जो 30 रुपए रखे हुए हैं वो 30 रुपए इनको ये कहां एब्जॉर्ब करेंगे? जब पहले बजट में इनका पहला बजट था तो 190 अरब इन्होंने पेट्रोल में इकट्ठा करना था, इन्होंने 250 किया। उसके बाद जो आउटगोइंग ईयर है 250 का टारगेट था, इन्होंने 450 इकट्ठा किया और अब ये 610 अरब रुपया इनका टारगेट है। तो अगर तो ये कहते हैं कि हमने अपना टारगेट अचीव करना है जो कि अब 5,900 अरब का है, तो इस साल का तो अचीव हुआ नहीं, तो आगे का कहां करेंगे? तो आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस फ्रेंडली है, एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके आप खुश हैं? कुछ तो आप तरीन साहब की पॉलिसी से खुश है ना, मुकम्मल तो समाशी हमला ना कहें जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। हम उन पॉलिसी से खुश हैं जहां एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज किया गया है। देखिए हमने फैक्ट्स पे बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनकीद बराए तनकीद में बिलीव नहीं करती। हम समझते हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, हम समझते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में रॉ मटेरियल्स पर आपने कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं, वो बेहतर है, इससे बेहतर हो सकते थे। लेकिन खालिसतन कंस्ट्रक्शन सेक्टर को इंसेंटिवाइज कर देना और स्टील के सेक्टर का भट्ठा बिठा देना, ऑटोमोबाइल में जो आपके साथ चाइना जाते हैं या कुछ गाड़ियां बनाते हैं या इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाते हैं, उनकी गाड़ियों के लिए आप ड्यूटियां कम कर दें और बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर पे आप टैक्सेशन बढ़ा दें, तो वो गलत बात है। और मैं आपको एक और बात करना चाहता हूं, कुछ हालातों वाकयात उसके नीचे भी तो देखे ना कि कहां मईशत खड़ी थी, वो कहां ले आए कोविड डेज में आकर, इसको तो कुछ अप्रिशिएट करें ना फिर जी। एज वी स्पीक टुडे आयशा, एज वी स्पीक, आज सैटरडे है, अभी तक IMF और फाइनेंस मिनिस्ट्री की निगोशिएशंस ब्रेक डाउन कर रही हैं। ये मैं आपको रिस्पॉन्सिबली बता रहा हूं। सर ट्राई कर रहे हैं कि वो ना ब्रेक डाउन करें और वो आगे जाएं। जी बात सुन लें। जुलाई में जो IMF बोर्ड का इजलास होने जा रहा है, आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं इस वक्त अराइव एट हुआ, जो $1 बिलियन की आपने ट्रांश लेनी है, जिसके लिए आपने ये गोरख धंधा किया है, वो IMF की जुलाई बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में नहीं शामिल होगा। तो जब IMF के पैसे नहीं आ रहे तो बहुत सारे और फंड्स हैं। तो इस हुकूमत ने ये जो आदादो शुमार दिए हैं, जिसकी तफसीलात आपको कल और बताएंगे, जिसमें बहुत सारी ये बड़ी यहाँ बात की कुरैशी साहब, मैं सुलेरी साहब को ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे। सुलेरी साहब एक तो ठीक है, ये रियलिस्टिक है या नहीं है इसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन सुलेरी साहब सवाल ये बनता है, जो भी IMF का भी जिक्र हुआ, गवर्नमेंट ने कहा कि IMF ने हमें कहा, और हम भी जो अब तक गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं, खुद तरीन साहब बता रहे हैं कि वो लोग नहीं चाहते ब्रेकडाउन हो, ये कंक्लूड हो और आगे को मामला बढ़े। उन्होंने कहा बजट पेश करें, हम बात कर लेंगे। 4 रुपए का बिजली का तय था IMF के साथ पाकिस्तान का, 1 रुपए 95 पैसे पाकिस्तान बढ़ा चुका है जब से मुआहिदा हुआ, 1 रुपए 90 पैसे बढ़ाना है, जिसको तरीन साहब ये कहते हैं कि हम मौखर करना चाह रही हैं, डिले। आपके ख्याल में क्या कंक्लूड कर लेगा पाकिस्तान IMF के साथ इस मुआहिदे को, या फिर परेशानी बढ़ सकती है? पहले तो इसको कमेंट कर दीजिएगा कितना जरूरी होगा पाकि, क्योंकि कुछ और टैक्सेस भी थे जो लगना थे और जिसका क्रेडिट गवर्नमेंट ले रही है कि वो हमने रोक दिया है, यानी स्टैंड लिया है। क्या वाकई पाकिस्तान स्टैंड ले सकता था IMF के सामने, या ले लिया है वाकई में? देखिए, पाकिस्तान के स्टैंड लेने की, या जिसको नेगोशिएशन कहा जा रहा है, नेगोशिएशन टेबल पे आप तभी आते हैं जब आप कुछ परफॉर्म कर चुके होते हैं। और पाकिस्तान ने पहले 2.5-3 साल में ये वाला जो पिछले साल के जो नंबर्स हैं, जो ग्रोथ नंबर्स हैं, और ये ग्रोथ नंबर्स उन्हीं की बेसिस पे फिर इस तरह का बजट जो है वो दिया गया है। और इसकी बाकी टेक्निकल चीज़ें तो बहुत सी डिस्कस हो चुकी हैं। इसकी पॉलिटिकल रीज़न उनके करेक्ट होने की ये है कि अगर शौकत तरीन साहब को पिछले जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे इख्तिलाफ था, तो वो हरगिज़ ना चाहते कि मनूवर करके जो उनके दौर की प्रोग्रेस है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करते। उनके लिए तो बड़ा अच्छा होता कि जनाब ये जो ग्रोथ है ये दोबारा से नेगेटिव में या 1 पॉइंट समथिंग आती। वो कहते देखिए हफीज शेख साहब का मैं कह रहा था कि इन्होंने मईशत का बिल्कुल बड़ा गर्क कर दिया और अब मैं यहाँ से आगे लेके चलता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ग्रोथ के नंबर दिए गए हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, वो रियलिस्टिक नंबर है। और उन्हीं रियलिस्टिक नंबर्स की वजह से पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ इस वक्त टेबल टॉक कर सकता है, कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी की बेसिस पे। देयर विल बी सर्टेन थिंग्स यहाँ पे के दोनों जो है इदारे वो अपनी अपनी रेड लाइन जो है वो मुतय्यन कर लेंगे और फिर वहां से कोई दरमियानी रास्ता जो है वो निकाला जाएगा। IMF में रहना हमारा बेहद जरूरी है। ना सिर्फ ये कि IMF की ट्रांच, वो तो एक छोटी सी ट्रांच है, लेकिन उसी IMF की वजह से, उस प्रोग्राम में रहने की वजह से आपकी जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो इम्प्रूव होती है। उसी की वजह से वर्ल्ड बैंक और ADB और बाकी जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल लेंडर्स हैं वो आपके साथ कारोबार जिंदगी चलाते हैं। तो IMF में रहना ज़रूरी है। और ये भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे पिछली दफ़ा कोविड की वजह से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई थी, अभी भी जो अगस्त में जब
रिव्यू हो रहा होगा, 6 रिव्यू जिसको हम कहेंगे, तो अगर थोड़ी बहुत फिस्कल स्लिपेज हुई तो IMF उसको सरफे नजर कर सकता है, वहां पे वेवर आ सकता है, डिपेंडिंग के बाकी सेक्टर्स पे पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ठीक हो। सुलैरी साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है IMF की तरफ में? नहीं, मैं उस पे आ जाऊं ना, जो रेवेन्यू टारगेट की। जी कुरैशी साहब, लेट मी बेनिफिट बिकॉज सुलैरी साहब का मैं बहुत बड़ा मुतक़िद हूं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है, ये अथॉरिटी है। मुझे सिर्फ 2 बातों की क्लैरिटी दे दे, क्या परसों IMF ने जो फाइनल अपनी पाकिस्तान की ग्रोथ फिगर दी है वो क्या 1.3% नहीं दी GDP के मुतालिक? और दूसरी बात, क्या ये कंफर्म कर सकते हैं कि 4,900 अरब का जो रिवाइज टारगेट था 4,650 30 जून को FBR वो अचीव कर लेगा? और क्या ये कह सकते हैं कि 506 अरब के जो मैं बता रहा हूँ नए टैक्सेस लगाए गए हैं वो नहीं लगाए गए? अगर ये कह देते हैं तो मैं इनकी बात मान लेता हूँ। बात ये है कि जिसको आप जवाब ले लेने देना सुलैरी साहब का, नेगेटिव ग्रोथ है ऑलरेडी, जवाब ले लेने देना। सुलैरी साहब, ये कमेंट करना चाहेंगे कुरैशी साहब की इस बात पर? जी, मेरा ख्याल है कि अगर 4.9 नहीं भी होगा तो 4.7 के लगभग शायद इसका टारगेट जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का आ रहा होगा। IMF ने कोई नई ग्रोथ फिगर क्या दी है मेरे नॉलेज में नहीं, वो अभी तक कम से कम पब्लिक डोमेन में नहीं आई या कहीं पे उसको नहीं देखा। न्यूज़ अखबार में पूरी छपी हुई है सर। अच्छा, मुझे सुलैरी साहब, अब एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पर जो अभी पहले बात भी की इन्होंने, रेवेन्यू टारगेट जो अगले साल के लिए 5,829 अरब हदफ रखा गया है, इसके ऊपर बहुत से लोग और खुद शौकत तरीन साहब भी वो इसे कहते हैं कहीं ना कहीं कि ये एक हमारा एग्रेसिव अप्रोच आप कह सकते हैं। क्या वाकई ये सब कुछ हम कलेक्ट कर लेंगे, या फिर वो कह रहे हैं कि हम नए टैक्स नहीं लगा रहे? कुरैशी साहब तो कह रहे हैं नए टैक्स लग रहे हैं, ये फिगर दे रहे हैं 506 अरब का, हुकूमत कह रही है नहीं लगा रहे। क्या इस सूरत में भी हमारा पिछला हदफ नहीं पूरा हो रहा, हम ये जो हदफ करीबन 6,000 अरब तक का रख रहे हैं हम हासिल कर लेंगे? क्या कोई मंसूबा हुकूमत के पास आपको नजर आता है टैक्स बेस ब्रॉड करने का? किस तरीके से हो सकेगा? देखिए आयशा, ये तकरीबन अगर 4.7 ट्रिलियन इस साल होता है तो उसमें तकरीबन 22 से 23% का इजाफा है। अगर ये वाकईतन 5% GDP अचीव हो जाती है अगले माली साल में तो 14 और 8-9% आपकी इन्फ्लेशन रहती है, तो 14% तो यहीं पे इजाफा जो है ये हो जाएगा टैक्सेस में। बाकी जो 10% है उसको देखना होगा कि उसके लिए हुकूमत कौन से इकदाम ले रही है। जो फाइनेंस मिनिस्टर का ख्याल है वो ये है कि टेक्नोलॉजी और डाटा का इस्तेमाल करते हुए जो टैक्स नेट है उसको वसी करना है। ये एक विशफुल थिंकिंग हर फाइनेंस मिनिस्टर की रही है, ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत में बल्कि पिछली हुकूमतों को भी अगर देखें तो पिछले 10-12 साल से टैक्स नेट जो है उसको ब्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस साल ये CNIC और FPR का डाटा, नादरा का और FPR का डाटा, इनको सिंक करके हुकूमत कितने नए लोगों को टैक्स नेट में ला सकती है। जो इस वक्त सिर्फ एक पॉजिटिव चीज दिखने में लग रही है वो ये है कि ये जो FPR की हरासमेंट को बंद करने का बार बार कह रहे हैं शौकत तरीन साहब, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि अब वो हरास नहीं कर सकेंगे, तो उससे थोड़ा सा जो टैक्स पेयर और जो पब्लिक है और टैक्स कलेक्टिंग अथॉरिटी है उनके दरमियान थोड़ा सा शायद कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल होगा। और अगर वो बहाल होता है तो फिर हो सकता है कि कुछ नए लोग जो हैं वो भी टैक्स नेट में आ जाएं। ठीक है जी, सदाकत अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि ऑपोजिशन तो बहुत तनकीद कर रही है, बिलावल भुट्टो इसे माशी हमला कहते हैं, मुस्लिम लीग नून की जानिब से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जाली आदादो शुमार रखे हैं, हम पार्लियामान में हर सूरत सख्त मुजाहिमत करेंगे इस बजट के पास होने के लिए। आप लोगों को लगता है कि ऑपोजिशन आपको ये बजट बड़े आराम से पास करने देगी? कल तो आप लोगों को उनका एहतजाज भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था पार्लियामान में। जी आयशा, बहुत शुक्रिया। आयशा, सवाल के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है कि क्या हमें वो बजट पास करने देंगे, और दूसरा क्या ये बजट इस काबिल है कि इसकी तारीफ की जाए। तो वो तो मेरे दोनों भाइयों ने जो बात की है, आबिद साहब ने जो बात की है, वो मेरा ख्याल है मैं उसी को आगे लेके चलूंगा कि एक इकॉनमी जो इस वक्त पूरी तरह एक बैन अवी वबा का शिकार थी, जिसके बहुत सारे सेक्टर्स बंद थे, स्कूल्स बंद थे, आपकी ट्रैवल बंद था, आपका टूरिज्म बंद था, आपके मॉल्स जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए खुल रहे थे। तो एक एक्टिविटी पे पाबंदी के दौरान अगर एक मईशत ने वी शेप रिकवरी की है तो उसकी वजह यह थी कि पहले 3 साल हमने स्टेबलाइजेशन के लिए बड़ी तनकीद सुनी, ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज की, लेकिन वो सारे खसारे कम करके मईशत की बुनियाद ठीक की। आज पिछले 3 महीने से बैन अवी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन मुल्क की मईशत मजबूत थी, खजाना ठीक था, इसलिए हमें यहाँ पे उसको ट्रांसफर भी नहीं किया। अगली बात ये कि क्या जो है ना हम बजट पास कर लेंगे तो ऑपोजिशन क्यों नाकाम हो रही है।
ऑपोजिशन क्यों हमें रोक नहीं सकी? इन्होंने हमें आर या पार करना था, इन्होंने इस्तीफे देने थे, इन्होंने हमारे खिलाफ इकट्ठे होकर लड़ना था, आपस में क्यों लड़ पड़े? कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी है, लोगों को पता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई नई चीजें नहीं है, ये वो हैं जो वो दवाइयां जो जिन पर असर खत्म हो चुका है। लिहाजा लोगों ने उम्मीद से इमरान खान को वोट दिया और मुश्किलात के बावजूद जिस तरह इमरान खान ने मैशत को संभाला, जिस तरह एक गरीबों की एक प्रो पुअर एक पॉलिसीज दी, एहसास प्रोग्राम में 260 अरब पाकिस्तान के इंतहाई गरीब लोगों को तकसीम करने का प्लान बनाया, हेल्थ कार्ड पूरे केपीके और पूरे पंजाब के लोगों को देने का प्लान बनाया। ये सारी वो चीजें हैं जो सूखी ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ है और ग्रोथ कर्जों वाली ग्रोथ नहीं है, खसारे भी कंट्रोल है और साथ साथ ग्रोथ के साथ गरीब को ये नहीं एक ऊपर लाने का एक पूरा प्लान है। वो जो कमजोर सदाकत साहब आते हैं इसकी तरफ भी कि खसारे कंट्रोल हुए और ग्रोथ का, मगर ये दो जो आपने बातें की इसी में से सवाल है, ये जो आपने पेट्रोल की प्राइसेस कंट्रोल रखी, तो ये एक बात ये भी सामने आ रही है, इलेक्शन बजट समझ के पीटीआई ने इस बजट को दिया है, होल्ड किए रखा आप लोगों ने। अवाम के अंदर एक सेंटिमेंट था महंगाई के मामले को लेकर बहुत ज्यादा, और ये हुकूमत को भी पता था कि महंगाई जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई इस वक्त हुकूमत की। कल बजट के फौरी बाद तरीन साहब जहां जहां आए उन्होंने बात की मीडिया के ऊपर, उन्होंने उस वक्त बता दिया कि चंद ही दिनों में हमें पेट्रोल की कीमत ऊपर लानी पड़ सकती है 20 से 25 रुपए पर लीटर। जो आप लोग तो अपने दौर में कहते थे 46 रुपए लीटर पेट्रोल होना चाहिए, लेकिन हमने तो नहीं देखा पिछले 3 साल में 46। अब जब लेवी बढ़ाएंगे तो वो तो बोझ आ जाएगा, मिनी बजट है, इसका मतलब है आप होल्ड करके फिर डिलीवर करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा टैक्सेस नहीं, ये कुरैशी साहब दावा कर रहे हैं कि हुकूमत ने 506 अरब रुपए के टैक्स लगा दिए हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, और वो आगे उसकी डिवीजन भी बता रहे हैं 200 अरब कहां और 300 अरब कहां। सो अब आप बताइएगा कि क्या वाकई में 506 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाए गए हैं? और ये जो पेट्रोल पे आएगा आवाम पर बोझ, तो सर फिर आपने 2 महीने रोका तो आ गया 20-25 लगाएंगे, बात बराबर हो जाएगी। देखिए आयशा, सवाल के 2 हिस्से हैं। एक, क्या 500 अरब 506 अरब का टैक्स लगाया? तो पहली बात है फ्लैट है कि कोई नया टैक्स नहीं लगा। 506 अरब में से ये 506 नहीं 504 अरब है, 264 अरब रुपया वो जो टैक्स की बेस बड़ी कर रहे हैं उसी टैक्स में ज्यादा नेट में को लोगों ला रहे हैं, उसकी वजह से आ रहा है। और 240 अरब रुपया इन्फोर्समेंट की वजह से, जहां जहां टैक्स जो है वो चोरी होता है, ये निकर है, आपकी स्मगलिंग है, उसको रोक के इस हुकूमत ने 500 अरब रुपए उस तरह इकट्ठे करने। हाँ, 5 से 550 अरब का जो पेट्रोलियम जो डेवलपमेंट लेवी है, पीडीएल जिसको कहते हैं, वो हुकूमत ने रखा हुआ है, वो ऑलरेडी भी आ रहा है। लेकिन पिछले, जैसे मैंने कहा कि 3 महीनों से जो क्रूड ऑयल की कीमतें, जो बैन अवी मार्केट में तेल की कीमतें, वो डबल हो गई हैं। लेकिन हुकूमत ने महंगाई के प्रेशर की वजह से वो आवाम तक ट्रांसफर नहीं की। अब जब महंगाई का एक दबाव कम होगा और हुकूमत की पॉलिसी की वजह से एक गरीब को इस नेट से निकाला जा रहा है, और खासकर आपके जो गरीब तबकात हैं उनकी आमदनियां बढ़ी हैं, जैसा किसानों को इस दफा 500 अरब रुपए का फालतू उनको मुनाफा हुए हैं और फसलों की अच्छी कीमतें मिली हैं, तो जाहिर है ये मुल्क के खजाने पे जो बोझ है कहीं ना किसी तरह तो ट्रांसफर करना है। हुकूमत ने जो IMF के साथ मुआहदा था कि बिजली महंगी करनी है, हुकूमत ने वो भी सर, ये IMF वाले मुआहदे पे भी क्या कहीं आप लोग कंक्लूड कर लेंगे? आप मौजूद हैं तो आपसे पूछ लें, क्योंकि अभी तक वो कंक्लूड नहीं हो सका है और जरूरी भी है पाकिस्तान के लिए कि हम उस मुआहदे के दरमियान में इस वक्त खड़े हैं। और उनकी तरफ से एक बिजली की कीमतों को लेकर, और कुछ आप लोग कह रहे हैं पेंशन और उन पर टैक्सेस का भी था जो आप लोगों ने होल्ड कर लिया। सो जो उनके मुतालिबात है वो कितना बोझ डालेंगे अवाम के ऊपर, या रेजिस्ट कर लेगी हमारी गवर्नमेंट? देखिए, IMF सिर्फ ये चाहता है कि आपका जो ये बिजली का जो ये सर्कुलर डेट है, ये खसारा इतना बढ़ गया है कि हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, लिहाजा बिजली महंगी की जाए। अब जाहिर है आपको पता है बिजली की सोई तो आपको पता है, फिर वो बात करेंगी तो बात पहुंचेगी जाके उसी करप्शन तक, उसी किकबैक्स तक कि इतने महंगे मंसूबे लगाए और इतनी बिजली बना दी कि ट्रांसमिशन का निज़ाम ही कोई नहीं है। बिजली है लेकिन आगे जा नहीं सकती, यानी कुआं में पानी है लेकिन आगे पाइप ही नहीं है लोगों को पहुंचाने का, और उसका हम पैसे भी दे रहे हैं। तो जाहिर IMF का ये कंसर्न है, इसको एड्रेस किया जाएगा। हुकूमत समझती है कि हम बिजली को मजीद महंगा नहीं कर सकते, गो कि जो भी पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ है, लूट मार हुई है कि किकबैक की वजह से इतने महंगे मंसूबे लगे। हाँ, दूसरी बात ये कि जो पेट्रोलियम लेवी है वो चूंकि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें डबल हो चुकी हैं, लिहाजा और हमने उस पर तो पेट्रोल और बिजली जो आएगी ये बोझ डालेगी। वो देखा जाएगा। अगर महंगाई का रेट कंट्रोल रहा और महंगाई ज्यादा ना हुई तो उस वजह से और अभी तक तो हो नहीं रही। वैसे यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात ऊपर कहेगी कि ये एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस का मामला है जो आपके हाथों महंगाई भी नहीं कंट्रोल हो रही। मैं यहाँ पे निसार चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी, जो सदाकत साहब बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं प्रो पुअर पॉलिसी की बात की जा रही है, ग्रोथ को फोकस्ड कर रहे हैं कि आप लोगों ने कुएं तो लगा दिए बिजली के, मगर वो पाइपें ना लगाई कि बिजली पहुंच सकती, ये फ्लॉज रहे, किकबैक्स की बात।
मतलब मसाइल आपके दिए थे, सीधा करते करते 3 साल हो गए, फिर भी नहीं उनको समझ में आ रही। देखिए आशा, गुजारिश ये बड़ा अच्छा है कि सदाकत साहब तशरीफ लाए। मैं अक्सर इनसे कहता हूँ कि चलें जस्ट फॉर अ चेंज, कभी तो ये सदाकत से भी काम लें। मैं आपकी वसातत से इनके सामने 3-4 बुनियादी सवाल रखता हूँ। पहला ये कि ये जिसको शौकत तरीन साहब ने कहा कि जिस तरह शौकत तरीन साहब ने फरमाया, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि ये खुशहाली वाला बजट है। जी भाई साहब ज़रा मेरी गुजारिश सुन लें कि शौकत तरीन साहब ने फरमाया ये खुशहाली वाला बजट है। ये फरमाएं कि खुशहाली वाले बजट के बावजूद आप सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए उस मद में आप उतने पैसे भी नहीं रख सके जितने हमने 2018 के बजट में रखे थे। आपको याद है 1000 अरब रुपये हमने रखा था सोशल सेक्टर डेवलपमेंट की मद में, लेकिन यह है कि आप उतने पैसे भी ना रख सके। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जिस हिसाब से पिछले 3 साल में महंगाई हुई है उस हिसाब से आपने किसी सेक्टर को कोई रिलीफ दिया है? तीसरा सवाल यह है कि पिछले साल भी आपने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई, ना पेंशन में इजाफा किया गया। क्या 10% का इजाफा आप समझते हैं कि ये मुनासिब है, ये काफ़ी है? क्या ये वाकई ऊँट के मुंह में ज़ीरे वाली बात नहीं है? चौथा सवाल ये है भाई साहब कि ये फरमाएं कि आप अभी से ये खुशखबरियाँ सुना रहे हैं कौम को, उनके ज़ख्मों पर नमकपाशी कर रहे हैं ये कह के कि ऐन मुमकिन है कि हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़े। ये अभी से आप ये फरमा रहे हैं, तो आप ये फरमाएं कि ये कौम के साथ आप क्या करने जा रहे हैं? यानी क्या अभी है कि अभी ये काफ़ी नहीं है जो कुछ आपने 3 साल में जो जुल्म किया है? और आखिरी सवाल ये है कि अब तक आप यानी कि जीडीपी ग्रोथ आप उस लेवल पे भी नहीं ला सके जिस लेवल पे जब हमने हुकूमत हैंडओवर की थी उस वक्त 5.8, आपको याद है कि 5.8 थी जीडीपी ग्रोथ। आज ये है कि आज क्या है आपके सामने माइनस से लेके आप थोड़ा सा ऊपर ले ला के ये बड़ा कारनामा आप समझ रहे हैं। मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया निसार साहब, सारे सवाल सदाकत साहब को कर लिए हैं। सदाकत साहब यू वांट टू रिप्लाई? Let me add something also. जी कुरैशी साहब, अच्छा कुरैशी साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। वो कैसे फेक ग्रोथ थी, सुने वो कैसे फेक ग्रोथ थी कि 5.8% ग्रोथ है और साथ करंट अकाउंट का $19.5 अरब का खसारा है। आज इमरान खान की अगर 4 या 4.8% ग्रोथ है तो खसारा 0 है मेरे भाई। आप तो कर्जे ले लेके तो झूठी ग्रोथ कर रहे थे और नहीं है। सुन लेना आज आपका सरप्लस है, वो $19 अरब जो है वो पाकिस्तान को आप तो सुलैरी साहब बैठे आपके तो बताएं क्या खसारा होगा। यू विल क्रॉस $45 बिलियन। अब मुझे बोलने देना। सदाकत साहब मुकम्मल करें, ब्रेक लेनी है, फिर सुलैरी साहब का जवाब लेते हैं। जी कहिए। मैं ये कह रहा हूँ आप सुलैरी साहब से पूछिएगा कि क्या वो $19 अरब का खसारा सस्टेनेबल था? क्या वो $7 अरब के जो रिजर्व रह गए थे जो इसहाक डार साहब ने किए थे, पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान के रन ऑन रूपी पे खतरा था कि नहीं था? आज पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं वो एक स्टेबल हालत में है। पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो वी शेप रिकवरी है। दुनिया में इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ है और पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, तो आपको खुश होना चाहिए डॉक्टर साहब। आपकी हुकूमत तो आ नहीं सकती, मियां साहब तो वापस आ नहीं सकते, शहबाज साहब और मरियम साहब इकट्ठी बैठ नहीं सकते, आपका तो कोई मुस्तकबिल ही नहीं है पाकिस्तान। सदाकत साहब एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, जो आपके साथ बैठे हैं वो भी नहीं, आपके तादी भी गायब है और बहुत ही खफा है। एक ब्रेक के बाद बात आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुलैरी साहब जो ब्रेक से पहले बात हो रही थी तो उसको रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा और मुख्तसरन ये फरमा दीजिएगा, गर्दिशी कर्जा बहुत बड़ा मसला हमारा रहा है और अब भी है, इसे कंट्रोल करने का कोई मंसूबा आपको दिखता है? जी देखिए, पहले तो मैं बात करूं जो ग्रोथ की क्वालिटी है जीडीपी ग्रोथ की, वो बदकिस्मती से पिछले 20 सालों को अगर आप उठा के देख लें, बल्कि शौकत अजीज साहब के ज़माने से भी थोड़ा पहले चले जाएं, तो हमारी ग्रोथ हमेशा कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है। और कंजम्पशन लेड ग्रोथ में अगर तो आपका इंडस्ट्रियल बेस जो है वो स्ट्रांग है तो वहाँ पे तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काम आती है। अगर इंडस्ट्रियल बेस उस तरीके से स्ट्रांग नहीं है तो फिर इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं, और जब भी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं करंट अकाउंट डेफिसिट जो करंट अकाउंट पे बोझ पड़ता है। तो आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को उठा के देख लें। अब होता यह है कि बाज़ औक़ात ये जो बोझ है ये ज़्यादा होता है, बाज़ औक़ात ये बोझ कम होता है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो तो उसका मतलब आप आसान ज़ुबान में नाज़रीन के लिए यही है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बेदरेक इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं। जितनी आपने पूरे दिन में ट्रांजैक्शन की वो सारी आपकी जीडीपी बन गई, क्योंकि वो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। एंड पे अब जो बिल है वो बिल
पे होना है और वो बिल करंट अकाउंट डेफिसिट की शक्ल में, अगर वो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट की शक्ल में आएगा। इस वक्त तक जो पीटीआई हुकूमत के पास जो एक क्वेश्चन है वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट पहले 10 महीने में $800 मिलियन सरप्लस था। ये तवक्को की जा रही है कि जून में आते आते कुरैशी साहब ठीक कह रहे हैं कि ये शायद डेफिसिट की तरफ जाएगा, सरप्लस नहीं रहेगा, लेकिन अब ये कितना डेफिसिट की तरफ जाता है ये डिपेंड करेगा इस महीने में हमारी पेट्रोलियम की जो इंपोर्ट्स हैं उस पर डिपेंड करेगा और रेमिटेंसेस पे डिपेंड करेगा। खुशकिस्मती ये है कि फैटफ की कंप्लायंस की वजह से, बैरून मुल्क सफर की वजह, जो सफरी रिस्ट्रिक्शंस है उनकी वजह से और बहुत सी फैक्टर्स की वजह से वो आपकी वो सारी जो रेमिटेंसेस जो कि इनफॉर्मल चैनल से, हुंडी हवाला से आती थी, वो अब बैंकिंग चैनल से आ रही हैं और वो कम से कम डॉलर्स जो हैं वो आपके पास स्टेट बैंक के पास हैं जो कि आपको एक कुशन फ्राहम करते हैं। तो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ को अगर मैं देखूं, इस साल को देखूं तो वो गालबन बेहतर है 2018 के मुकाबले में, लेकिन मैं दोबारा दोहराऊंगा क्योंकि इस वक्त 3 पोलिटिकल पार्टीज के रेप यहाँ पे मौजूद है। हम सिर्फ नंबर्स पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी परफॉर्मेंस नहीं देख सकते। 2008 से 2013 में सबसे वर्स्ट फ्लड्स जो थे वो देखने को मिले। अब जब आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ आपको नहीं बताएंगे कि वो जो फ्लड आए थे 2010 के, उन्होंने जो कम से कम पिछले 20 साल की डेवलपमेंट जो थी उसको बहा के ले गए थे। इसी तरीके से जब आप पीटीआई के नंबर्स देखेंगे 5 साल के ड्यूरेशन पूरा करने पे, तो वो सिर्फ ग्राफ या नंबर नहीं बता सकेंगे कि कोविड कितना बड़ा वो झटका लगा था और उसकी वजह से कितनी तबाही आई इकोनॉमी में। तो हमें इन नंबर्स पे अपने आप को कंपेयर करने से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए। कुरैशी साहब, क्वालिटी ऑफ ग्रोथ के ऊपर आपने सुन लिया और जो उन्होंने आपकी डेफिसिट की भी बात कर दी, अब आप कुछ सदाकत साहब से सवाल करना चाह रहे हैं, आपको उनके नंबर से कुछ प्रॉब्लम्स है? मैं सुलैरी साहब से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ और हम ऑन ग्राउंड रहने वाले लोग हैं, लेकिन नंबर्स जब हमें दिखाए जाते हैं तो सुलैरी साहब थोड़े बहुते तो हम देहाती लोग हैं, हमें भी नंबर थोड़े से पता चल जाते हैं। अब देखें ना, इनके इकोनॉमिक सर्वे से कोई नंबर्स मैं बता देता हूँ और मैं इस पे इनकी पजीराई करना चाहूँगा कि लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है वो उसमें बतदरीज बड़ा साइंटिफिक इजाफा हुआ है। और पीटीआई की हुकूमत के दौरान जब ये 2017-18 में आए तो पाकिस्तान में 53 लाख गधे थे जो कि 18-19 में 54 हो गए और 19-20 में 55 हो गए और 21 का जो क्लोज हुआ है उसमें 56 लाख हो गए। तो 1 लाख सालाना के हिसाब से लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में गधों की तादाद बढ़ी है, इसी तरह गाय भैंसें बढ़ी हैं, तो नंबर्स तो बड़े अच्छे हैं। बट कमिंग टू अब्बासी साहब, देखिए LNG, चांदी, गोल्ड ज्वेलरी पे 17% GST लगा दिया गया है, खवातीन के मेकअप पे 17% GST लगा दिया गया है, क्रूड ऑयल की इंपोर्ट पे 17% GST लगा। सुन ले नहीं लोकल सेल्स पे भी है, सुन लेना। और क्रूड ऑयल का मैंने बताया, कह रहे थे ना नया टैक्स कोई नहीं लगाया। उसके बाद अगली चीज, जो चीनी इन्होंने 50 रुपए की देनी थी, अल्लाह ताला के फजल से वो 100 रुपए की इन्होंने दी और शुगर कमीशन के बाद वो 120 हो गई। अब उस चीनी के ऊपर 7 रुपए इजाफी सेल्स टैक्स लगा दिया गया है, तो अब वो 7 रुपए भी ये आम आदमी इस्तेमाल करता है ना, अमीर हो या गरीब हो। उसके अलावा बहुत सारे इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं इंटरनेट, टेलीफोन्स के ऊपर, जो मैंने आपको बताया, पेट्रोलियम लेवी की मद में बताया। मेरा कहने की गुज़ार में सर एप्रिशिएट भी कर दें किसी बात को कि वो दबाव पड़ा कि वो पीछे हट गई, ये पास ही नहीं हो सका, वरना इंटरनेट के ऊपर आप खुद कह रहे हैं, टेलीफोन कॉल्स, SMS, अभी बहुत सारी चीजें आप एग्रीकल्चर ग्रोथ को नहीं बोल सर, ऑपोजिशन कम से कम रियलिस्टिक तो हो जाए ना, जिन सेक्टर्स में ग्रोथ हुई इन कोविड डेज। अब ये तो कोविड डेज क्या बात कर रही हैं आप? कोविड तो अभी आया है फरवरी 2020 में, उससे पहले जो 2 साल इन्होंने हुकूमत की है। और ये जो वी शेप कर रहे हैं, मैं 10 का डिफाइन कर दूं वी शेप ग्रोथ अपने भाई सदाकत अवासी के साथ। वी शेप ये होती है, वी शेप का मतलब होता है अच्छी हुई इकोनॉमी को तबाह बर्बाद कर दें, जमीन दोज कर दें, और उसके बाद जब वो -0 से ऊपर आए तो ढंडोरा पीटे कि हमने कमाल कर दिया। कोविड से पहले ये इकोनॉमी क्रैश कर चुकी थी। सदाकत साहब का जवाब ले लेते हैं इस पे। आपने 20 लाख लोग बेरोजगार कर दिए थे, आपने कई लाख लोग पॉवर्टी से नीचे आप ले आए थे। आप क्या बातें कर रहे हैं? और आप मुझे बताएं कि इनके अपने बजट में जवाब तो लेना फिर हम उनका कि वो वादे पूरे कर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे। आयशा
और हम 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। तो मुझे ये बताएं ये 34 अरब डॉलर ये कहां से लाएंगे? और इन्होंने इंपोर्ट बिल भी वापस बढ़ गया। सदाकत साहब जवाब दीजिएगा, आपकी तो 1 करोड़ और 50 लाख की वादे पूरे हुए, ये जो वादे हो रहे हैं पूरे हो जाएंगे? का स्कैंडल हमने परसों मीडिया के सामने आकर दिया। सदाकत साहब आपका जवाब ले लेना कुरैशी साहब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टीका लगाया, सुन लेना, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सुन ले। और पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में 300 अरब का डेट रिप्रोफाइलिंग में टीका लगाया है। सदाकत साहब कोई आटे चीनी की कीमत ही कंट्रोल कर लें। 12% इससे 13.5% जवाब ले लें कुरैशी साहब, वक्त खत्म हो रहा है। कुरैशी साहब जवाब ले लें। कुरैशी साहब ये ऑपोजिशन में नहीं है, हमने कुरैशी साहब जवाब ले लेते सदाकत साहब है जी। सदाकत जी 13 साल से सिंध में इनकी हुकूमत है। जरा कोई कैमरा आपका टीवी वाला बाहर जाए तो देखें सड़कों का क्या हाल है, देखें वहां पे नालियों का क्या हाल है, पीने का पानी नहीं है, नाले सारे बंद हैं, करप्शन ही करप्शन है। सिर्फ एक ही वहां पे चीज अमीर हो रही थी, वो फालूदे वाले और रिक्शे वालों के अकाउंटों में पैसे आ रहे थे। तो आप तो ऐसे बात कर रहे जैसे पता नहीं आप ऑपोजिशन में। जी सदाकत साहब बात दैट इज नॉट द आंसर टू माय क्वेश्चन। आप मियां वाली चले ना, आप जैसे ऑपोजिशन में रही बात ये सुने, मियां वाली में कुरैशी साहब फिर शुरू हो गए। सुन लेना कुरैशी साहब को चुप कराएं जी, को चुप कराएं। आप क्यों चुप किए सदाकत साहब? कुरैशी साहब कौन चुप कराए? कुरैशी साहब आप तो खुद हुकूमत है, कुरैशी साहब आप खुद हुकूमत है, वो कह रहे हैं, सुन ले उनकी बात। मैं वही कह रहा हूँ 13 साल से हमारा कराची का हंसता बसता शहर उसको बर्बाद करके खंडरात बना के आज ये किस बात पे बात कर रहे हैं? 3 साल की हुकूमत की, 3 साल की हुकूमत है। आपने 13 साल में पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर कराची जो है वो बर्बाद कर दिया। वो रोशनियों का शहर था, आज वो सिर्फ खड्डों का शहर बन गया, आज वो नालों का शहर बन गया। लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। सिंध इस वक्त गुर्बत पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सिंध के रूरल एरियाज में। आप अपनी करप्शन की वजह से पंजाब में आपको 3 दिन का वोट पड़ता है। पॉवर्टी रिडक्शन जो हुई है सबसे ज्यादा सिंध में हुई है, 8% वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है पिछले हफ्ते की, और सबसे ज्यादा जो बड़ी है वो केबीके और बलूचिस्तान में बड़ी है। पढ़ने नहीं मैं आपको फिगर्स भेज देता हूं। अच्छा बस ठीक है, मेरे पास वक्त मुझे निसार साहब आप लास्ट कमेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप 3 सालों में मईशत जो थी वो कोरोना की वबा के बाद दुनिया में फास्टेस्ट रिकवरी है। दुनिया पाकिस्तान का दिन मनाती है इस कोरोना को डील करने के लिए। वो जो आप कहते थे लॉकडाउन कर दें, आज इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन इंट्रोड्यूस करके दुनिया पाकिस्तान स्ट्रेटेजी डे मनाती है। और जो पाकिस्तान ने जो एहसास का प्रोग्राम मैनेज किया जिसमें सिंध के गरीबों को भी आप तो मदद नहीं कर सके, वफाकी हुकूमत ने मदद की, उसको ठीक है। सदाकत अली अब्बासी साहब, हुकूमत कह रही है कि फास्टेस्ट रिकवरी की गई है, ऑपोजिशन इसको समझने को तैयार है ना। वो कहती है कि नंबर्स ठीक है, देखना यह है कि जब इस बजट को पार्लियामान में अब ऑपोजिशन किस तरीके से इस पर तनकीद करती है और हुकूमत किस तरह से पास करवाती है, इसका फैसला आने वाले दिन करेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।